नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक मील के पत्थर अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अस्तित्व से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक सवालों में हमें उलझा देती है। सोचिए, उपन्यास की शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि मृत्यु एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बस ये एक लाइन ही उपन्यास का पूरा माहौल सेट कर देती है। एक ऐसा माहौल जो मौत की सच्चाई और उसके इंतजार की एक लंबी खामोशी से भरा हुआ है। तो चलिए इस सवाल में उतरते हैं। क्या होता है जब दो बिल्कुल अनजान लोग एक साथ अकेले मौत का सामना करते हैं? ये पूरा उपन्यास आप कह सकते हैं इसी एक सवाल के आसपास बुना गया एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, जो हमें इंसानी अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाता है। तो हमारा पहला पड़ाव है बर्फ और मौत के बीच कैद। सही मायनों में कहें तो ये एक अल्टीमेट एग्जिस्टेंशियल लॉकडाउन है, और यहीं से इस कहानी का मंच तैयार होता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक दूर दराज बर्फ से ढका हुआ घर है। एक बर्फीले तूफान की वजह से दो अजनबी, योके और सलमा, पूरी दुनिया से कटकर वहां फंस जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और मौत धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ये जो घुटन भरा माहौल है ना, यही उन्हें आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ जो बात असल में दिलचस्प है, वो है इन दोनों किरदारों का टकराव। एक तरफ है योके, एक फोटोग्राफर। वो नास्तिक है और जिंदगी को हमेशा एक लेंस के पीछे से, मतलब एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखता है। और दूसरी तरफ है सलमा। उसकी ईश्वर में बहुत गहरी आस्था है और उसे मौत से डर भी लगता है। दोनों के दुनिया देखने का नजरिया एकदम अलग है, और यही टकराव इस उपन्यास का दार्शनिक केंद्र है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और अकेलेपन को समझने की कोशिश करते हैं। ये उपन्यास हमें बताता है कि अकेलापन सिर्फ किसी के साथ न होने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। यहाँ जिस अकेलेपन की बात हो रही है वो है एग्जिस्टेंशियल अकेलापन। ये एक ऐसी हालत है जब इंसान से उसकी सारी सामाजिक पहचान, सारे रोल्स छीन लिए जाते हैं और उसे अपने सबसे असली, सबसे अकेले रूप का सामना करना पड़ता है। ये अकेलापन सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल भी है। ये वो एहसास है कि आखिर में हम सब अपने अनुभवों और अपनी मौत में बिल्कुल अकेले हैं। तो ये अकेलापन दिखता कैसे है? देखिए, उनकी बाहरी पहचान, उनका काम, उनका देश, उनका परिवार, सब खत्म हो जाता है। वो चाहकर भी एक दूसरे को अपने अंदर का अनुभव ठीक से बता नहीं पाते। इतने करीब होकर भी उनके बीच एक गहरा अलगाव है। और सबसे ज्यादा जो चीज महसूस होती है वो है दो फंसी हुई आत्माओं के बीच की खामोशी। लेकिन क्या इस खालीपन में भी कोई कनेक्शन बन सकता है? चलिए देखते हैं कि कैसे इस शून्य में भी जुड़ाव की एक तलाश शुरू होती है। ये है हमारा तीसरा खंड, अजनबियों के बीच एक पुल। योके और सलमा का रिश्ता बहुत धीरे धीरे पनपता है। शुरू में तो वे अपने अपने डर और सोच के अलग अलग द्वीपों की तरह है, जहाँ सिर्फ खामोशी और अविश्वास है। फिर वे हिचकिचाते हुए अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाना शुरू करते हैं। उनकी एक जैसी लाचारी एक बहुत ही नाजुक सा बंधन बना देती है, और आखिर में वे सिर्फ अजनबी नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के आखिरी दिनों में सबसे जरूरी इंसान बन जाते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका ये जो रिश्ता है, ये प्यार या दोस्ती के बारे में नहीं है। ये उस बुनियादी इंसानी जरूरत के बारे में है कि कोई हमें देखे, कोई हमारी मौजूदगी को महसूस करे, खासकर तब जब हम जिंदगी और मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हों। अब हम चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, शून्य में खुद को खोजना। ये पहचान और सेल्फ सर्च की एक जबरदस्त यात्रा है। उपन्यास एक सवाल पूछता है, जब सामने सिर्फ शून्य हो तो स्वयं का क्या बचता है? यही सवाल पहचान के उस गहरे संकट को दिखाता है जिसका सामना ये दोनों किरदार कर रहे हैं। मतलब सोचिए, जब समाज का कोई लेना देना नहीं रह जाता तो इन किरदारों को पूछना ही पड़ता है, मैं कौन हूं? अपनी नौकरी, अपने अतीत, अपने देश के बिना मेरा क्या वजूद है? उन्हें खरोच से, बिल्कुल जीरो से अपने लिए एक नया मतलब गढ़ना पड़ता है। ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी चुनौती है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी खंड पर। ये उन अनसुलझे सवालों के बारे में है जो अज्ञेय छोड़ जाते हैं, और यही इस उपन्यास की असली विरासत है। तो पहला बड़ा सवाल,
क्या जिंदगी का मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमें दुनिया में मिलती है, या ये कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने लिए खुद बनाना पड़ता है? सेल्मा इसे ईश्वर में पाती है, जबकि योके इसे बनाने की कोशिश करता है। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान कभी दूसरे को पूरी तरह से जान सकता है, या हम सब एक दूसरे के लिए आखिर तक अजनबी ही रहते हैं? योकी और सेल्मा का रिश्ता इसी सवाल की सारी जटिलताओं को हमारे सामने रख देता है। और तीसरा सवाल जुड़ा है हमारी पहचान से। समाज के आईने के बिना असली मैं क्या है? जब कोई हमें हमारे काम या हमारे रिश्तों से नहीं पहचानता, तब हमारी असलियत क्या होती है? और आखिर में ये उपन्यास एक सवाल सीधे हम सबके लिए छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी से वो सब कुछ छीन लिया जाए जो उसके पास है और जिसके लिए उसे जाना जाता है, तो उसकी पहचान क्या रह जाएगी?